हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस एडिशन डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडलाइन है 2+2 टुडे डेक्स क्लियर्ड फॉर की इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट। तो इस वाले हम 2+2 डिफेंस एग्रीमेंट में बेका साइन होगा इंडो यूएस के बीच में, विच इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट which pertains to geospatial intelligence, sharing information on maps and satellite images for defense purposes. यूएस के साथ हमारे तीन एग्रीमेंट्स हैं, एक है कॉमकासा, लेमोआ और बेका। कॉमकासा और लेमोआ पहले साइन हो चुके हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। The LEMOA or the Logistic Exchange Memorandum of Agreement is one of the three foundational agreements between India and the US. It was signed between the two countries in August 2016 after a decade-long negotiation. It is the Indian version of the Logistic Support Agreement. The agreement facilitates the military of both countries to use each other bases for refueling and replenishment purposes. तो दोनों countries एक दूसरे के military bases use कर सकती हैं refueling और replenishment के लिए। अब कॉमकासा क्या है? द कॉमकासा और द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, वन ऑफ द फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स ये भी है। द एग्रीमेंट फैसिलिटेट्स इंडिया टू यूज द यूनाइटेड स्टेट्स एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स. India and the US military commanders, aircraft and ships can communicate through secure networks in peace and war. तो encrypted communication के लिए कॉमकासा साइन हुआ था। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, जो कि है स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। स्टबल बर्निंग तो आपको पता होगा कि स्टबल बर्निंग क्या होता है। स्टबल बर्निंग जो फार्मर्स पंजाब और हरियाणा में मोस्टली जो राइस की जब उपज होती है तो उसके बाद जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो उसके नीचे जो स्टबल रह जाता है, जिसको पराली भी बोलते हैं, वो जब उनको वीड सो करना होता है तो वो उसको जला देते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली के एरिया में हो जाता है। मैं आपको स्टबल बर्निंग से डील करने के लिए जो छत्तीसगढ़ मॉडल अप्लाई हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिससे स्टबल बर्निंग से डील किया गया था, मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। Though an innovative experiment has been undertaken by the Chhattisgarh government by setting up Gauthans. A Gauthan is a dedicated 5-acre plot held in common by each village, where all the unused parali is collected through parali dan and is converted into organic fertilizer by mixing with cow dung and few natural enzymes. तो ये मॉडल सक्सेसफुल है, तो इसको हम बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन ये है, वंस टारगेट ऑफ मास हंटिंग इन नॉर्थ ईस्ट, बर्ड्स ऑफ गॉड आर नाउ रेयर सिंबल ऑफ होप। ये जो बर्ड्स थी अमूर फाल्कन और नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में, इनको बहुत ज़्यादा हंट किया जाता था फॉर देयर मीट हैड एंड इट हैड क्रिएटेड अ फ्लटर अक्रॉस द वर्ल्ड. The mass harvesting of the bird with one of the longest migratory routes from Siberia to Africa, इसका one of the longest migratory route होता है. It prompted the central and state governments and wildlife experts to launch a desperate conservation project क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा hunting हो रही थी. Today, these falcons symbolize a rare success story scripted mainly by local communities. The hunting has stopped completely. लोकल कम्युनिटी ने बहुत हेल्प की है इसको कंजर्व करने के लिए. So much so that the Union Environment Minister has decided to extend the project from Nagaland and Manipur to neighboring southern Assam, Mizoram and Tripura, where the birds are known to roost. अब यहाँ पे WII आया है, तो WII क्या होता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये देहरादून बेस्ड है. कुछ और भी लिखा गया है, बट व्हाट हैज़ मेड द प्रोजेक्ट अ ट्रू सक्सेस वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट से ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका है. ठीक है. फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन साइबेरिया नदर्न चाइना, दीज फाल्कन्स माइग्रेट वेस्ट अक्रॉस द अरेबियन सी. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. इस पेज में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं, यही सब हेडलाइंस हैं. नवंबर क्रूशियल, डॉक्टर्स एक्सपेक्ट राइज इन केसेस ऑफ फेस्टिवल सीजन ऑफ कोरोना वायरसेस. पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए. यहाँ पर एक न्यूज़ आई है दिल्ली से रिलेटेड कि पुलिस में क्या रिफॉर्म्स ले रहे हैं ये लोग. तो इसमें ये है कि सम ऑफ देम हैव प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी अरेंजमेंट. मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर दो कि कहाँ पे किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, किस एरिया में. कहीं पे कम्युनल रिलेटेड क्राइम ज़्यादा होते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है.
तो यहाँ पर बोला गया है सम ऑफ देम हैव प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी अरेंजमेंट while some stations have a history of communal tension. The action plan has been made as per the crime mapping of the area concerned. Now, each station has been asked to work in a time bound manner to complete tasks such as finishing pending investigation, arresting missing registered criminals of their area. कुछ एजेंडाज भी इन्होंने डिस्कस किए हैं जो कि वर्किंग ऑन एंटी टेररिज्म आफ्टर कंडक्टिंग वेरिफिकेशन ड्राइव ऑन अ रेगुलर basis, activating the IES scheme and conducting security audit of vital installations. The force has also been asked to work more on response time and take appropriate actions in a time-bound manner without harassing complainants. Complainants को बार बार बुलाया जाता पुलिस स्टेशन में, वो सब harassment नहीं होना चाहिए. In another direction, it has been asked to take immediate action in cases related to women and children, especially in missing children cases. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर सिंगल पेरेंट्स कैन नाउ टेक चाइल्ड केयर लीव. ये काफ़ी अच्छा स्टेप है. इसमें बोला गया है जो भी सिंगल मेल पेरेंट्स हैं, जो कि अनमैरिड एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, विडोवर्स हो सकते हैं या फिर डाइवोर्सीज हो सकते हैं, हु मे बी एक्सपेक्टेड टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर अ चाइल्ड सिंगल हैंडेडली, वो भी अब चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं. इसको पाथ ब्रेकिंग और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म माना जा सकता है टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. इस पेज पर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. इंडिया हैज स्टेक्स इन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर टेरर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. आपको पता होगा कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान से पुल आउट कर रहा है, अपने ट्रूप्स को पुल आउट करवा रहा है और उसके लिए दोहा टॉक्स हो रही हैं. एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर का कुछ कहना था, जैसे कि माइक पॉम्पियो 2+2 विजिट के लिए आए थे, तो उनका ये कहना था कि डिसीजन अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर शुड बी मेड बाय अफगान्स विदाउट यूज ऑफ फोर्स. कि अफगान का हमें ध्यान रखते हुए कोई भी डिसीजन लेना चाहिए कि कल को उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. क्योंकि अभी हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में वायलेंस बढ़ गया था. उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये माना जा रहा है इन द वेक ऑफ द इंक्रीज्ड वायलेंस इन अफगानिस्तान इन रीसेंट डेज लीडिंग टू हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज अमंग कॉम्बेटेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स एज वेल एज अफगान सिविलियंस. तो अब यूएस पुल आउट कर रहा है. नेक्स्ट न्यूज़ है वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो अब हम पढ़ लेते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि इलेक्शन कमीशन इशू करता है टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स प्रायर टू इलेक्शंस. इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नॉर्म्स को ऑब्जर्व करेंगी और इसको फॉलो करेंगी. कोड उस दिन से ही फोर्स में आ जाता है जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाता है इलेक्शंस का, और तब तक फोर्स में रहता है जब तक प्रोसेस कंक्लूड नहीं हो जाता है. इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए बहुत कुछ किया है. एक उन्होंने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया था, सी विजिल ऐप, जो कि बताता है टाइम स्टैम्प्ड एविडेंस बेस्ड प्रूफ ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेंडिचर वायलेशन हैविंग लाइव फोटो वीडियो विद ऑटो लोकेशन डेटा. तो सी विजिल ऐप का आप याद रख सकते हैं. हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. इस पेज में एक ये न्यूज़ है, नोबडी अबव लॉ बट सम पीपल टारगेटेड विद हायर इंटेंसिटी. इसमें एससी ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो हम ये देख लेते हैं. एससी का कहना है प्रेस फ्रीडम इज क्रूशियल बट देयर हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग एंड देयर आर सम एरियाज वन हैज़ टू ट्रेड विद कॉशन. तो सुप्रीम कोर्ट सेड, observing that while there was no need to subscribe to a certain way of reporting and it can be done responsibly. कि जैसे आपको पता होगा मीडिया हमारा फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, तो जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए और कुछ कॉशन के साथ होनी चाहिए. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. एससी स्टेज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में हम जान लेते हैं. सुओ मोटो कंटेम्प्ट पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट की है, वो आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है. The Contempt of Court Act of 1971 can't limit this power of the court. The statute only provides the procedure in which such contempt is to be initiated. According to the Contempt of Court Act of 1971, contempt दो टाइप का हो सकता है, civil contempt, criminal contempt. Civil contempt, it is the willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court. आप कोर्ट के किसी डिसीजन को नहीं मान रहे हैं या उसके डायरेक्शन को नहीं मान रहे हैं तो वो सिविल कंटेम्प्ट में आएगा. क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या आएगा? It is the publication of any matter or the doing of any other act which scandalizes or lowers the authority of any court
or interferes with the due course of any judicial proceeding or obstructs the administration of justice in any other manner। एक अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, जिसमें अगर आप ट्रुथ और गुड फेथ के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा और इसे डिफेंस के तौर पर रखा जाएगा। It was added that the court may impose punishment only if the act of the other person substantially interferes or tend to interfere with the due course of justice। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट से डील करता है, जिसमें लिखा गया है एवरी हाई कोर्ट शैल बी a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself। तो 129 में सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, 215 में हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट है। और दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये पॉलिटिकल आर्टिकल थे, पाकिस्तान से रिलेटेड द फर्म एंड नेक्स्ट डोर बियॉन्ड बिहार पॉलिटिकल है। यहाँ पे एक आर्टिकल है ट्रस्ट इन कंपटीशन। आपको पता होगा गूगल पर एंटी ट्रस्ट कैंपेन चल रहा है। एंटी द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एंटी ट्रस्ट सूट अगेंस्ट टेक मेजर गूगल। ये माना जा रहा है कि गूगल मोनोपोली इस्टेब्लिश कर रहा है, वो डिफॉल्ट में अपने सर्च इंजन हर जगह इंस्टॉल करवाता है। उसकी एप्पल के साथ भी डील थी कि एप्पल के फ़ोन्स में गूगल का ही सर्च इंजन होगा, तो इस तरीके से कंपटीशन एलिमिनेट होता है। तो इसके बारे में आर्टिकल है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। Last week, the US Department of Justice launched an antitrust suit against tech major Google, accusing the company of abusing its dominant market position and indulging in competitive behavior। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ऐसा मानना था कि गूगल अपनी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है और एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में इंडल्ज है। 11 यूएस स्टेट्स ने इस जस्टिस डिपार्टमेंट के इस केस को ज्वाइन कर लिया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मूव है कम्स आफ्टर द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें बिग टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल अक्यूज करते हैं अपने डोमिनेंट पोजीशन को और अब्यूज करते हैं अपने डोमिनेंट पोजीशन का। जैसे कि वो सेट और डिक्टेट करते हैं प्राइसेस एंड रूल्स फॉर कॉमर्स, सर्च, एडवर्टाइजिंग, सोशल नेटवर्क एंड पब्लिशिंग। Google's dominance in several digital verticals is not debatable. Apart from its near ubiquitous search engine, its operating system, एंड्रॉयड कमांडर लाइन्स शेयर ऑफ द स्मार्टफोन प्रोजेक्ट, उसके सर्च इंजन के अलावा भी उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल क्रोम। सिमिलरली इट्स क्रोम ब्राउजर इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड। Allegations of the tech giant abusing its dominance to help its other businesses may well have some merit, and there is indeed a strong case for the government intervention। ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, मोनोपोली को कर्ब करना चाहिए। लेकिन ऑथर का एक पॉइंट है कि गूगल की जो मोनोपोली है वो उसको गवर्नमेंट के किसी लाइसेंस की वजह से नहीं मिली है, वो गूगल ने खुद एक्वायर की है। फॉर द केस फोकसेस ऑन गूगल एज इट इज द गेटवे टू द इंटरनेट एंड द सर्च एडवर्टाइजिंग behemoth, and notes that it has maintained its monopoly power through exclusionary practices that harm competition। It bears mentioning that these monopolies are not the outcome of the government allocated auctioning license, as may be the case in telecom for example। ये ड्रिवन होती है नेटवर्क इफेक्ट। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ेगा वैसे वैसे वो स्ट्रेंथ में बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे मोर पीपल बोर्ड दीज प्लेटफॉर्म्स दे मोर ग्रो इन स्ट्रेंथ। इससे मार्केट कॉन्सेंट्रेशन तो होगा, जो कि हो भी रहा है डिजिटल टेक स्पेस में। एंट्री बैरियर्स टू एंट्री है इन कन्वेंशनल सेंस मे नॉट एग्जिस्ट, जिसको आना है वो आ सकता है, लेकिन ये बहुत टफ हो जाता है न्यू प्लेयर्स को मार्केट ग्रैब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइजेबल शेयर्स गूगल ने ग्रैब कर रखा है। दस वेदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन अचीव हाइपर कंपटीशन, क्या जो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो इंटरवीन करके डिजिटल टेक स्पेसेस में बहुत ज़्यादा हाइपर कंपटीशन ला दे, तो ये ट्रेडिशनल सेंस में शायद डिबेटेबल है और ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ऑथर ने बोला कुछ लेजिटिमेट कंसर्न भी है कि हम इससे डील करें तो करें कैसे। यूएस हाउ शुड पॉलिसी एंश्योर दैट अ कंपनी इज नॉट बाइज्ड इन फेवर ऑफ इट्स ओन सब्सिडरीज। अब गूगल है तो वो गूगल क्रोम को लेकर तो बाइज्ड होगी होगी ऐसा माना जा रहा है। क्या फाइन्स डेटरेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं, या तो बोल दिया जाए कि अपनी ही सब्सिडरी से आप पैसे चार्ज करो। Would facilitating competition in the search space imply having to break up the company? Whatever form the government intervention takes, will it address these competition concerns without making consumers worse off? ऑथर ने ये भी क्वेश्चन किया है कि अगर कुछ भी ऐसा इंटरवेंशन किया जाएगा तो क्या कंज्यूमर्स की पोजीशन वर्स ऑफ नहीं हो जाएगी? Ultimately, any policy intervention should be driven by the objective of protecting competition and not competitors। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
पोल प्रूफ रिलेशनशिप। इसमें थोड़ा यूपीए एनडीए के टाइप का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 5 वाइज ग्रुपिंग के बारे में बात की गई है, दैट फैसिलिटेट्स इंटेलिजेंस शेयरिंग। कौन से 5 कंट्रीज हैं? यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5 कंट्री हैं। 5 आई की मीटिंग हुई थी टोक्यो में, जिसमें address the tension between the imperatives of law enforcement and the encryption policies of technology companies like Apple and Facebook। तो इसमें encryption policies of technology companies डिस्कस किया गया था। अभी मालाबार एक्सरसाइज भी हुई थी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग एन एक्सेलरेशन ऑफ द एंगेजमेंट। इससे पहले भी ऑथर ने बताया यूपीए के टाइम में हुआ है, एनडीए के टाइम में हुआ है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेक बोर्ड एग्जाम्स इररेलेवेंट। अब आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इस बार 100% गई है। तो ऑथर ने बोला है कि इसके क्या दिक्कतें हो सकती हैं इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने की, और ये क्यों हो रहा है ऐसा। When Delhi University announced the first list of admission into under undergraduate programs in its 90 colleges earlier this month, the cutoff reached 100% mark in some। ऑथर का ये कहना है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन से हमें पता चला था कि दिल्ली का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 46.3% है, जो कि नेशनल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 26.3% है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड यूथ दिल्ली में जो कि 18 से 23 साल का है वो हायर एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल करता है। But the aspirations of Delhi's youth are not met by adequate, high quality higher education institutions and universities and stand-alone institutions, leading to unreasonably high cutoffs। कुछ हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ तक हाई 90s में गई है, इवन फॉर एस्पिरेंट्स जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं। तो ऐसा क्यों है? वट वी हैव been seeing in Delhi for more than a decade is also seen in a few other states where the GR is close to 50%। आज ये हैंडफुल ऑफ स्टेट्स हैं, पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एसडीजी गोल के बाद ये पूरे कंट्री में ही ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू इंडियाज कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर 2030 एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट, we are aiming to ensure 100% enrollment across our school stages from pre-primary to the secondary stage। और हमारा एनईपी में तो टारगेट है कि हमें 100% enrollment करना है। जैसे जैसे हम इस गोल की तरफ मूव करेंगे, there will be further rise in applications for higher education programs for which the NEP 2020 has set a target of 50% by 2035। NEP 2020 का टारगेट है कि हमें 50% enrollment चाहिए by 2035। इसका मतलब हमें 35 मिलियन सीट्स और ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेंगी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इफ़ द कट ऑफ मार्क्स आर ऑलरेडी एट अनरीजनेबल लेवल्स, फिर हम सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा जब इतने ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा। इससे क्या होगा? अनलेस समथिंग ट्रांसफॉर्मेटिव इज डन, अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं करेंगे तो हम एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स होंगे एंड अ जनरेशन ऑफ डिसइंटेंटेड यूथ। We have nearly 1,000 universities and almost 40,000 colleges spread across the country. Most of the universities affiliate more than 1,000 colleges. If such large affiliations indicate the unreasonable number of colleges that universities are trying to manage, 16.3% of the college have an enrollment of fewer than 100 स्टूडेंट्स। अब ऑथर ने क्या बोला कि इससे डील कैसे किया जा सकता है, तो ऑथर ने इसका सोल्यूशन दिया है। जैसे कि अनरीजनेबल कट ऑफ की प्रॉब्लम है, इसको रूट आउट करने के लिए हमें एनईपी में एनविसाज करना चाहिए फॉर बोथ स्कूल लीविंग एंड हायर एजुकेशन एंट्रेंस इज क्रिटिकल। बोथ ऑफ दीज रिफॉर्म्स हैव टू बी टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली। लास्ट डिकेड में देखा गया था व्हेन द सीबीएसई एक्सपेरिमेंटेड, उन्होंने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को ऑप्शनल कर दिया गया था, तो कुछ ही स्टूडेंट्स ने अलाउ किया था कि वो ऑप्शन वाला सिस्टम ले। Until the school and higher education systems are aligned to ensure a paradigm shift, student parents and the entire country will continue to operate in this vicious cycle। तो स्कूल लिविंग मार्क्स को एक कट ऑफ मान लेना बहुत ही लेजी ऑप्शन है जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। इसको चेंज करना चाहिए। स्कूल परसेंटेजेस गुड मार्क इंडिकेटर नहीं होते हैं हायर एजुकेशन में जाने के लिए, और इसके बहुत ही ज़्यादा सीरियस ड्रॉबैक है कि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस दोगे। इट इज़ बेस्ट कि हम इससे गेट रिड हो जाएं। इंस्टेड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स कुछ एक एरिया ऑफ असेसमेंट पे बेस्ड होना चाहिए, जो कि हमने एनईपी 2020 में बोला भी है कि ऐसा करेंगे, जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम असेस करेंगे फ्रॉम क्लास 9th to 12th।
दे विल फैक्टर इन क्लास असाइनमेंट, जिसमें क्लास असाइनमेंट, टेस्ट, क्या सा डेवलपमेंट हुआ है स्टूडेंट की पोर्टफोलियो का, उसके बाद ही पोस्ट दैट एडमिशन टू हायर एजुकेशन, इसके बाद भी हायर एजुकेशन में जो भी एडमिशन होगा वो एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज पे होना चाहिए. इट मे यूज द पोर्टफोलियो ऑफ स्कूल असेसमेंट एज द बेस, but the admission process ought to assess whether the prospective student has developed the attributes for pursuing higher education. NEP 2020 envisages assessment reform at the school level, which would make the board exams redundant and also a common entrance for the liberal arts based higher education system, which only assesses an applicant's preparedness to pursue a university education. We need to usher in these reforms at the earliest. If not, the country is at the risk of generating graduates in tens of millions who will never have the capacity to generate employment for themselves nor the capability to be employed anywhere. तो NEP 2020 एनविसाज करती है कि ऐसे रिफॉर्म्स लिए जाएं जो कि बोर्ड एग्जाम्स को रिडंडेंट बना दें और कॉमन एंट्रेंस होना चाहिए फॉर द लिबरल आर्ट्स बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम, जिससे एप्लीकेंट्स की प्रिपेयर्डनेस भी जज हो जाएगी. और हमें इन रिफॉर्म्स में जल्द से जल्द मूव करना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हम बहुत सारे ग्रेजुएट्स जनरेट कर लेंगे इन टेंस ऑफ मिलियंस, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ना ही उनके पास कैपेबिलिटी होगी कहीं भी एम्प्लॉयड होने की. तो ये आर्टिकल अच्छा था. अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं एनआईए. तो एनआईए के बारे में हम पढ़ लेते हैं. एनआईए एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है कंट्री में. ये 2008 में क्रिएट हुई थी जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था. एनआईए बिना स्टेट्स की परमिशन के टेरर केसेस को इन्वेस्ट कर सकती है और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के बाद फोर्स में आई थी. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं. एक्सप्लेन सेक्शन. व्हाट नेक्स्ट. वर्ड में यहाँ पे पीएम जापान ने एम किया है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा. जापान इज एमिंग टू कट ग्रीन हाउस गैसेस टू जीरो बाई 2050 एंड बिकम अ कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी. और इस टाइम जापान फिफ्थ बिगेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का. तो रिमेंबर दिस. ये एक हेडलाइन है. मून में होल्ड मोर फ्रोजन वाटर देन प्रीवियसली सस्पेक्टेड. एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये देखा गया है द मून्स शैडोड फ्रिजिड नूक्स एंड क्रानीज में होल्ड frozen water in more places and in larger quantities than previously suspected. ये माना गया है कि जो भी वाटर हमने पहले सोचा था मून पर है, मून पर उससे ज्यादा वाटर है. ये गुड न्यूज है एस्ट्रोनॉट्स के लिए एट फ्यूचर लूनर बेसिस who could tap into these resources for drinking and making rocket fuel. दीज आइस रिच एरियाज, जो ये आइस रिच एरियाज हैं, ये ज़्यादातर मून के नॉर्थ और साउथ पोल में. और टेम्परेचर यहाँ पे इतना ज़्यादा लो है कि इनको कोल्ड ट्राफ्स बोल सकते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर -163 डिग्री सेल्सियस है. इससे एक फ़ायदा भी है कि दैट दे कुड होल्ड ऑन टू द वाटर फॉर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स. तो ये सर्टेनली हेल्प करेगी एस्ट्रोनॉट्स को जो भी लूना स्पेस में है. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. आई होप दैट्स इट फॉर टुडे. सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे.